अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और आज हमारा 8 डेज़ जो हमने ऑनलाइन सेशन स्टार्ट किया था लॉग एट और सी ला के हवाले से, उसका हमारा लास्ट आज सेशन है, लास्ट लेक्चर है, लास्ट क्लास है। जिनका तो 15 दिसंबर को लॉग एट हो चुके हैं, उनके तो कीज भी आ चुके हैं। कोई है जो शेयर करना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस तो आप इनबॉक्स कर दें, नहीं तो माइक ओपन कर लें। यहाँ सारे सी लॉ वाले हैं। आज हमने जो लेक्चर स्टार्ट करना है, लेक्चर नंबर 8, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से रिलेटेड, लैंडमार्क केसेस से रिलेटेड। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हम पहले कर चुके हैं, सिविल प्रोसीजर कोड हम कर चुके हैं, सीआरपीसी हम कर चुके हैं, कानूनी शहादत हमने कर लिया है, एथिक्स, जूरिस्प्रूडेंस में इंग्लिश और इस्लामिक दोनों कर लिए, इंटरनेशनल लॉ हमारा हो चुका है, पाकिस्तान पीनल कोड हो चुका है, और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो सी लॉ के स्टूडेंट्स के लिए है वो भी हमारा हो चुका है। अगर इससे रिलेटेड किसी का कोई एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप इनबॉक्स कर दें, ताकि आज की लास्ट क्लास में हम आपकी क्यूरीज, आपकी एम्बिग्विटीज, आपके प्रॉब्लम्स जो आपको पेपर से रिलेटेड आते हैं वो भी सॉर्ट आउट कर दें। और इसके अलावा आज हमने जो आपको देना है टिप्स, वो भी हम आपसे शेयर कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपने केसेस से। केस नंबर 1 है हमारे पास, मौलवी तमीजुद्दीन खान वर्सेस गवर्नर जनरल पाकिस्तान। इसकी साइटेशन है PLD 1955 FC 240। ठीक है, सारे ही केसेस इंपॉर्टेंट है, 8 केसेस है हमारे पास, जो कि सबके सभी इंपॉर्टेंट है। और 5 नंबर के हमारे होते हैं केसेस जिनमें से आपके पास क्वेश्चन आते हैं, MCQs 5 होते हैं, और उन्हीं से रिलेटेड मैं जो 1 मंथ क्लासेस देती हूँ उनमें मैं डिटेल से पढ़ा देती हूँ। ठीक है, और उसमें ये होता है कि आपके पास जैसे भी आप देख रहे हैं, इस मौलवी तमीजुद्दीन केस का इंट्रोडक्शन भी है, एजुकेशनल बैकग्राउंड भी है, पॉलिटिकल करियर भी है, सपोर्टर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी है, एमरजेंस ऑफ पाकिस्तान है, कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था और कहाँ पे जाकर उनका खत्म हो रहा था। तो इसमें हमारे पास जो मेन चीज आ जाती है वो है शॉर्ट नोट्स। ठीक है, 1 लाइनर नोट्स। इस पूरे केस के हमने 1 लाइनर नोट्स बनाए हुए हैं, ये रहे आपके शॉर्ट नोट्स, जिनमें से आपके MCQs आते हैं। जो पिछली पूरी स्टोरी है वो स्टोरी सिर्फ इसलिए होती है कि आपको वो केस याद रह जाए। अगर कहीं पे भी कभी कोई सीनियर आपसे पूछ ले कि जी आप तो लॉ गेट क्लियर करके आए हैं, आपने मौलवी तमीजुद्दीन खान का केस पढ़ा था, तो उसमें आपने क्या पढ़ा है, तो उसके लिए हम ये क्लासेस में डिस्कस करते हैं सारी हिस्ट्री। तो उसको हम एंड करते हैं डेथ तक, और इसके अलावा हम उनका केस डिस्कस करते हैं कि केस में क्या हुआ था। और अगर आपने पहले हमारे लॉ गेट के सेशन लिए हो pakistanlawyers.com पे, तो आपको पता होगा, आपको मैंने बताया था कि हमारे सारे जो केसेस थे वो या तो रिफ्यूज हुए थे या डिसमिस्ड हुए थे, या फिर उनको खत्म कर दिया गया था। ठीक हो गया। किसी का भी कोई फाइनल ऐसा कोई खास डिसीजन नहीं था कि जिसको याद रखा जाए। तो यहाँ पर हमारे पास फिर अभी जो पहला केस है वो है मौलवी तमीजुद्दीन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। केस साइटेशन आपसे पूछी जाती है, ठीक है, तो आपने याद रखनी है PLD 1955 FC 240। अब वो 1955 को भी चेंज कर सकते हैं और 240 को भी चेंज कर सकते हैं। आपके पास जो 2-3 ऑप्शन होंगे, एक तो हमेशा ही होता है नन ऑफ दीज, या उस पे अगर सारे ऑप्शंस ठीक हो तो उसमें लिख देते हैं ऑल ऑफ दीज। ठीक, तो जो बाकी 3 होंगे उसमें एक करेक्ट होगा, बाकी 2 गलत होंगे। ठीक है, तो आपने इसको याद रखना है 1955 को, और ये है 240। ठीक है,
अच्छा, आगे चलते हैं। बेंच मेंबर्स है हमारे पास। पैनल था 5 जजेस का, जिसमें प्रिजाइडिंग जज थे चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर। ठीक है। प्रिजाइडिंग जज का नाम भी पूछा जाता है, बेंच मेंबर्स कितने थे वो पूछे जाते हैं, साइटेशन पूछी जाती है, केस का नाम भी इन्होंने थोड़ा इधर उधर करके लिखा होता है, जिससे वो आपको कंफ्यूज करते हैं और वो एक्चुअल आंसर चेक करना चाहते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट है डिफरेंट डिसेंटिंग ओपिनियन कॉर्नेलियस। अब यहाँ पर आप देखिए जो हमारे पास पैनल आ रहा है, ये 5 जजेस का, इसमें 4 जजेस सारे मुसलमान हैं, एक जज हमारे पास जो है वो नॉन मुस्लिम है। और इस केस का अलमिया ये था कि 4 के 4 जजेस जो मुसलमान थे वो मौलवी तमीजुद्दीन के अगेंस्ट थे। एक जज जो नॉन मुस्लिम थे, जस्टिस कॉर्नेलियस, उनकी जो वर्डिक्ट थी वो तमीजुद्दीन के हक में थी। ठीक है। ये बड़े आप केसेस जब इनकी बिल्कुल ही स्टार्ट से आप इसको पढ़ते हैं ना ए टू जेड, और आप जब इसकी जजमेंट पढ़ते हैं, हमने तो खैर पढ़ी हुई है, और यहाँ पर एकदम से सारी चीजें आपसे डिस्कस करना वो आपके माइंड में भी जो है ना खिचड़ी पक जाएगी। तो कभी हम इन केसेस को ना आराम से एक लंबी सी क्लास में डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसी चीजें थी कि जिसकी वजह से ये केसेस जो थे किसी के भी फेवर में नहीं जा सके। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिफरेंट ओपिनियन था ना वो सिर्फ जस्टिस कर्नेलियस का था, जो कि मौलवी तमीजुद्दीन के हक में था। बाकी सब जजेस जो थे उनका उनके खिलाफ था। केस डिसाइडेड बाय चीफ कोर्ट ऑफ सिंध। डिसीजन ऑफ चीफ कोर्ट ऑफ सिंध इन फेवर ऑफ मौलवी तमीजुद्दीन। Decision of Federal Court in favor of the Federation of Pakistan. Nature of the case, dissolution of the Constituent Assembly और appeal in the court, Chief Court of Sindh. Total pages of judgment जो थी इनकी वो 64 पेजेस हैं। ठीक है। comprehensive थी, 64 पेजेस की जजमेंट थी, और ये इसके एमसीक्यूज के शॉर्ट नोट्स हैं जिसमें आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन केस नेम क्या है, दूसरा क्वेश्चन केस साइटेशन क्या है, तीसरा क्वेश्चन बेंच मेंबर्स कितने हैं। ठीक, ये आपके पास आ गया 5 जजेस। अब इन जजेस में से एक चीज आपसे पूछी जाती है, प्रिजाइडिंग जज कौन था। ठीक है। तो वो है आपके पास चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर। और डिफरेंट ओपिनियन किसका था, जस्टिस कॉर्नेलियस। आपने इसका इसमें याद रखना है कि 4 जजेस आपके पास मुस्लिम थे, एक जज जो था आपका नॉन मुस्लिम था, और उन्हीं का ही डिफरेंट ओपिनियन था। ठीक है। केस डिसाइडेड बाय चीफ कोर्ट ऑफ सिंध। Decision of Chief Court of Sindh in favor of Maulvi Tamizuddin. Decision of Federal Court in favor of the Federation of Pakistan. Nature of the case, dissolution of the Constituent Assembly और अपील की थी चीफ कोर्ट ऑफ सिंध। टोटल पेजेस थे जजमेंट के 64 पेजेस। ठीक हो गया। ये सारी आपके पास डिटेल है कि कहाँ से इनका केस शुरू हुआ था, और अगर आपने इसको और मजीद डिटेल में पढ़ना हो तो आप पीएलजे की साइट पे जा सकते हैं। वहां जाकर मौलवी तमीजुद्दीन का सर्च बार में लिखिएगा केस, या चाहे ये सिर्फ साइटेशन ही लिखेंगे ना तो ये भी आपको A to Z 64 पेजेस का सारा वर्डिक्ट दे देगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं केस नंबर 2 पे, जो है स्टेट वर्सेस दोसू केस 1958। ये भी इम्पोर्टेंट केस है। PLD 1958 है और SC 553 है। ठीक हो गया। ये है जी इसकी डिटेल एज प्रीवियस केस, और इसी के साथ ही आपके पास होंगे इसके शॉर्ट नोट्स जो आपको हेल्प आउट करेंगे एमसीक्यूज में। ये रहे, ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इस पूरी डिटेल का, और ये आपके पास है एमसीक्यूज जिसमें आपके पास 18 एमसीक्यूज आ रहे हैं। ऑलराइट, ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। स्टेट वर्सेस दोस्तों इज ए सिंपल केस ऑफ मर्डर committed by a person named Dosu, who was a tribal person of district Loralai in Balochistan. ठीक है। He was convicted under the tribal system of justice by Loya Jirga
as enumerated in FCR Frontier Crimes Regulation. अच्छा, अब जब उसको लोया जिरगा ने सज़ा सुना दी, तो उसके रिलेटिव्स ने जाकर लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने रिपील कर दिया डिसीजन लोया जिरगा का और केस सुना गया अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। अब यहाँ पर जब हम क्लासेस दे रहे होते हैं ना 1 मंथ की, तो हम 1956 को भी डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को और 1958 को भी डिस्कस करते हैं क्योंकि ये हमारे क्रॉस रेफरेंसेस में आते हैं। जब से ये 8 डेज सेशन स्टार्ट हुआ है मैं तब से आप लोगों को कह रही हूँ कि जब भी आप कोई स्टडी किया करें तो अपने पास बेर एक्ट लाजमी रखा करें या ऐसी ऑथेंटिक बुक रखा करें जिससे आप क्रॉस कर सकें, ठीक है, उसको टैली कर सकें। तो हम लोग जब 1 मंथ क्लासेस दे रहे होते हैं, तो उसमें हम इन चीज़ों को लाज़मी देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन 56 वाला क्या कह रहा था, 62 वाला क्या कह रहा था, 58 वाला क्या कह रहा था, जो मार्शल लॉ लगा था उसके उस सिनेरियो में, ठीक है? और फिर 73 में हमारे पास क्या चेंजेज़ आते हैं। ठीक हो गया? On the appeal of the federal government, the Supreme Court reversed the decision of the Lahore High Court. The case got prominence because it indirectly questioned the legitimization of martial law. अब मार्शल लॉ आ गया तो इम्पोज बाय इसमें आपके पास जो क्वेश्चन आएगा ना कि इम्पोज किसने किया था मार्शल लॉ इस केस के दौरान, तो वो है सिकंदर मिर्जा जिन्होंने लगाया था 7 अक्टूबर 1958। ठीक है, ये डेट आपके पास आ गई, इसको आप हाईलाइट कर लें। केस जो आपके पास अंडर हर्ड था, मतलब सुना गया था, चल रहा था या उसकी वर्डिक्ट दी गई थी, तो वो थी 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। ठीक है? और फिर डिसाइड किया था सुप्रीम कोर्ट ने इन फेवर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। शॉर्ट नोट्स हैं हमारे पास केस नेम एज जैसे हमने पिछले केस में देखा है। हमारे पास केस नेम आ जाएगा स्टेट वर्सेस दोसू एंड अदर्स। दोसू कौन था? हु वाज दोसू? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अ ट्राइबल पर्सन। और कहाँ से बिलोंग करता था वो? ठीक है, तो आपके पास है डिस्ट्रिक्ट लोरा लई ऑफ बलूचिस्तान। साइटेशन है आपके पास पीएलडी 1958 एससी 553। दोस्तों कन्विक्टेड अंडर लोया जिरगा। सबसे पहली सजा उसको किसने दी थी? लोया जिरगा ने। जो मतलब इस तरह के इलाके होते हैं वहां पर पंचायतें लगाकर सजाएं दी जाती हैं, तो उसका नाम था लोया जिरगा। रिट पिटीशन दायर की गई लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने केस सुना था किसके अंडर? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 में। ठीक है। Who appealed to SC? Federal Court. What did SC? Reverse the decision of Lahore High Court. उन्होंने उसका डिसीजन रिवर्स कर दिया। मार्शल लॉ इम्पोज किया गया। किसने इम्पोज किया? सिकंदर मिर्जा ने। कब किया? 7 अक्टूबर 1958। सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया? सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि जी फेडरल गवर्नमेंट के हक में हम फैसला दे रहे हैं। आर्टिकल 5 ऑफ 1956। अब यहाँ देखें आर्टिकल 5 ऑफ 1956 है, तो इससे रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर ये दिया गया है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ और इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ठीक, ये है आपका 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन। आपके पास बुक्स मौजूद होंगी, आपने उनमें से फिर से एक बार इसको क्रॉस चेक करके टैली कर लेना है, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फिर वो घुमा फिरा के देते हैं और फिर आप लोग कहते हैं कि जी हमारे पास तो out of syllabus questions आ गया। Article 5 of 1956, all citizens are equal before the law. Under which section? Those who arrested and convicted, section 11 of FCR 1901. All right. FCR है आपके पास, आप इसको देख सकते हैं ओपन करके कि वाकई सेक्शन 11 जो है वो इसी से रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा। ये सारी क्रॉस में जाने वाली चीजें हैं, क्रॉस रेफरेंस आप इसको कह सकते हैं, आप टैली कर सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा से जब से ये 8 डेज स्टार्ट हुआ है, मैं आपको यही कह रही हूँ
कि हम लोग सिर्फ वो चीजें पढ़ रहे हैं जो आपके एमसीक्यू से रिलेटेड है, क्योंकि अगर हम क्रॉस में चले जाएंगे तो यहाँ तो 2 से 3 घंटे तो कहीं नहीं गए। तो जिसने अच्छा लॉयर बनना है, अपनी कोई पहचान बनानी है, आइडेंटिटी बनानी है, नाम बनाना है, तो फिर आपको ये क्रॉस में जाना पड़ेगा। आपको ईच एंड एवरीथिंग पढ़नी पड़ेगी। Article 7 of 1956 said no person who is arrested shall be detained in custody without being informed. ये लाइन आपको दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि किसके अंडर आती है, तो ये आएगी आर्टिकल 7 ऑफ 1956। आप 56 का कानून सॉरी आइन उठाकर देखें, आपकी बुक्स में मौजूद होगा। नहीं मौजूद कोई मसला नहीं, गूगल पे चले जाएं, वहां से डाउनलोड कर लें। Decision of Lahore High Court in the favor of Dosu, who appealed in the SC Federal Court against the verdict of Lahore High Court। ठीक है, जो इनकी फेडरल कोर्ट की वर्डिक्ट थी वो लाहौर हाई कोर्ट के अगेंस्ट थी। चीफ मार्शल और एडमिनिस्ट्रेटर कौन थे उस वक्त? इसमें आपके पास आता है CMLA। ठीक है, इस सब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा CMLA। वहां पर पूछा जाता है तो उसमें आपने ये परेशान नहीं हो जाना कि अभी पता नहीं CMLA क्या है। तो CMLA है चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। तो कौन थे वो? अयूब खान थे या सिकंदर मिर्जा थे? ठीक है, ये मैं आपको एक MCQ की तर्ज पे बता रही हूँ कि CMLA कौन था, अयूब खान थे, सिकंदर मिर्जा थे। तो आपने देखना है कि CMLA में आ रहा है अयूब खान, तो आपने अयूब खान पे लगाना है। CMLA चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन वाज बेस्ड ऑन कैल्सन्स थ्योरी ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म। ठीक, हैंस कैल्सन्स थ्योरी ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म। अब ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस थ्योरी पे बेस करता था, तो आपके पास है कैल्सन्स थ्योरी। हैंस समटाइम नहीं लगाया जाता, इसलिए उसको हाईलाइट इतना नहीं किया गया। कैल्सन्स थ्योरी का पता है सबको, इसे ज्यादातर इसी को यूज किया जाता है, कैल्सन्स थ्योरी। अब इसमें देख लें कि कैल्सन्स थ्योरी भी आपके पास जो है ना क्रॉस रेफरेंस है। आपने इसको भी पढ़ना है अगर आपने डीपली स्टडी करनी है। अदरवाइज ये आपने लॉ गेट पास करना है, सी लॉ पास करना है, तो शॉर्ट नोट्स और ये ब्रीफ समरी इज इनफ। ऑलराइट, ये 13 क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें से एक पूछा जाए क्योंकि 5 नंबर का आपका ये पोर्शन है कॉन्स्टिट्यूशनल का, सॉरी केसेस का। ठीक, तो उसमें आपके पास सिर्फ 5 क्वेश्चन होते हैं। 5 क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन इसमें से ले लिया जाएगा, आपसे साइटेशन पूछ ली जाएगी, दूसरे में से जजेस के बारे में पूछ लिया जाएगा, फिर प्रिजाइडिंग जज कौन था, और जैसे भी इधर डोसू का है कि डोसू कौन था, तो वो ट्राइबल पर्सन था, कहाँ से बिलोंग करता था, डिस्ट्रिक्ट लोरालाई ऑफ बलोचिस्तान, किसने इसको सबसे पहली पनिशमेंट दी थी, तो वो है लोया जरगा। ठीक है, तो ये वाले सारे क्वेश्चन जो हैं आपके पास MCQs वाले। आगे चलते हैं, हम अपना थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस है हमारे पास आसमा जिलानी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। आसमा जिलानी के बारे में आप लोगों को पता होगा, आप लोग LLB करके आए हैं, तो डेफिनेटली आपने आसमा जिलानी को अगर वैसे नहीं देखा तो उनके बारे में अपने टीचर्स से या मेंटोर से जरूर सुना होगा। ठीक है, तो एक आइडियल पर्सनैलिटी है फीमेल्स के लिए आसमा जिलानी, और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग भी उनकी तरह के बहादुर बन सके, लेकिन क्योंकि हमारा नहीं उस तरह से हमें सर्कल इजाजत देता, तो हम लोग भी बस उतने ही हैं जितने हम पूरे पूरे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने केस लड़ा था अपने फादर के लिए, और बहुत छोटी उम्र में इन्होंने केस लड़ा था और उसको जीता भी था। आसमा जिलानी के केस पे हम चलते हैं, आगे हम देखते हैं, ये सारी डिटेल्ड है। ये आपको PLJ पे भी मिल जाएंगी, PLJ की साइट पे जाएं, गूगल करें इसको, तो आपको ईच एंड एवरीथिंग मिलेगी, A to Z आपके पास चीजें मौजूद होंगी। ठीक, अब यहाँ जो आसमा जिलानी केस से रिलेटेड हमारे पास आता है, इसमें है बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 5 जजेस हैं और चीफ जस्टिस थे हमूदुर रहमान। ठीक, और इसी तरह इसमें हमारे पास है आई थिंक इसकी साइटेशन मिसिंग है। हाँ जी,
एक सेकंड मैं आपको साइटेशन भी दिखा देती हूँ, प्लीज होल्ड करिए। हाँ जी, मैं आपको कह रही थी कि मैं साइटेशन देख लूँ आसमा जिलानी केस की, क्योंकि मैंने इसमें शायद ऐड नहीं की या मेरे से मिसिंग हो गई है, तो इसलिए मैंने म्यूट किया था कि आप लोग तब तक अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें। और मैंने आपसे शुरू में पूछा भी है कि आप में से किसी ने पेपर दिया है लॉ गेट से रिलेटेड, तो बताएं कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, या अगर किसी का फर्स्ट सेकंड थर्ड चांस है तो वो भी बताएं। अच्छा जी, PLD 1972 SC 139, ये है आपकी आसमा जिलानी केस की साइटेशन। तो ये साइटेशन आपने याद रखनी है, इवन आपका जो करिकुलम है ना, उसमें भी ये साइटेशन लिखी हुई होगी। ठीक है, यहाँ मुझसे मिस हो गई है तो आपने ये लाजमी देख लेनी है। मैं दोबारा बोल देती हूँ, PLD 1972 SC 139। ठीक है, ये आपकी साइटेशन है और इसमें से आपसे साइटेशन ही पूछी जाती है, और उसके अलावा आपसे बेंचेस पूछे जाते हैं और बेंच मैंने आपको बता दिया। ठीक हो गया। आसमा जिलानी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, और साइटेशन आपको मैंने बता दी है। और ये है इसका बेंच, सुप्रीम कोर्ट पे था, चीफ जस्टिस थे हमूद रहमान, और सात नीचे के बेंच मेंबर्स थे 4। इसी से आगे चलते हैं, हम केस नंबर 4 देखते हैं। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके। इसके बाद है हमारे पास बेगम नुसरत भुट्टो वर्सेस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अच्छा, यहाँ पर अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिलेटेड जो है COAS लिखा जाता है। ठीक है, ऑल राइट जी। ठीक है जी, स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा, यहाँ पर पहले हमने देखा CMLA। ठीक है, अब यहाँ पर जब शॉर्ट फॉर्म यूज होगी तो ये होगा COAS। ठीक है, आपने ये टर्म्स याद रखनी है ताकि आपको MCQs में गड़बड़ ना हो। बेगम नुसरत भुट्टो वर्सेस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, तो इसकी साइटेशन है PLD 1977 SC 657। इसमें ऑपरेशन फेयर प्ले था, प्रोटेक्टिव कस्टडियन ऑफ भुट्टो एंड कैबिनेट थी, असेंबलीज डिसॉल्व की गई थी, मार्शल लॉ लगाया गया था, रिट पिटीशन फाइल की गई थी नुसरत भुट्टो की तरफ से, बेंच ऑफ जजेस आ गया था। अब यहाँ भी देखिए CMLA लगा हुआ है, ऑर्डर नंबर 6 है, ये भी आपके लिए क्रॉस रेफरेंस है। ठीक, इसी से आगे चलते हैं। लॉ साइटेड है हमारे पास, अगर आपने इस केस को पढ़ना है तो। ठीक है, तो आपके पास ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के अंडर आप इसको पढ़ सकते हैं। मार्शल ऑर्डर नंबर 12 ऑफ 1977 है, कैल्सन्स प्योर थ्योरी है, और प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट नेसेसिटी है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो यही है, बाकी ये डिटेल में आपके पास है, वीडियो भी आपको मिल जाएगी, तो आपने उसको देख लेना।
इसके अलावा ये भी एक बहुत लेंथी केस है और इसकी भी जजमेंट मेरे ख्याल से 25 पेजेस पे जाती है। ठीक, और इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका केस का नाम, इसकी साइटेशन और ऑपरेशन फेयर प्ले। ठीक है। On the 4th and 5th of July 1977, General Ziaul Haq took over the administration of the country through an operation code named Operation Fair Play. जो ऑपरेशन इनके खिलाफ किया गया था उसका कोड नेम जो था वो ऑपरेशन फेयर प्ले था। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा गया है। ठीक हो गया, ये सारा आपके पास केस नंबर 4 आ गया। केस नंबर 5 है हमारे पास मोहम्मद नवाज शरीफ वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, PLD 1993 SC 657। ये है इसकी डिटेल। इसमें हमारे पास आएगा बेंच, जो एक आप कह सकते हैं कि लार्ज बेंच जिसको हम कहते हैं, या लार्जर बेंच आप कह लें, जिसको हेड किया था नसीम हसन शाह ने। ठीक है, नाम याद रखने हैं, हर चीफ जस्टिस का नाम अलग है, सबके नाम आपने देख लेने हैं। इसके अलावा अगर आप कोई मतलब बुक वगैरह यूज कर रहे हैं तो उसमें से भी अगर आप इसको हाईलाइट कर लें तो भी आपके लिए इजी है। और ये जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच, ये आपका था 11 जजेस पे, जिसको हेड किया है नसीम हसन शाह ने। ठीक है, साइटेशन है PLD 1993 SC 657 और केस नेम है आपके पास मोहम्मद नवाज शरीफ वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। सिंपल, बस इतने ही क्वेश्चन, इससे ज्यादा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ठीक है, केस नंबर 6 है हमारे पास अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। ये जजेस केस था PLD 1996 SC 324। जुडिशियल बेंच है हमारे पास, जिसको हेड किया था पीर सजाद अली शाह ने, और इसमें आपके पास 5 मेंबर्स में मुश्तमिल एक बेंच है। ठीक हो गया, इसमें भी जस्ट यही पूछा जाता है। बाकी डिटेल ये है आपके पास, आपको जब रिकॉर्डिंग मिले तो आप इसको देखिएगा, नहीं तो PLJ साइट्स पे इनकी प्रॉपर वर्डिक्स मौजूद है। हर केसेस के साथ मैंने मेंशन किया हुआ है कि उसके साथ क्या हुआ था, तो ये भी डिस्पोज ऑफ हुआ था। आगे चलते हैं, हमारे पास है केस नंबर 7, सैयद जफर अली शाह एंड अदर्स वर्सेस जनरल परवेज मुशर्रफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान एंड अदर्स। जुडिशियल बेंच था, ये भी लार्जर बेंच है, और जिस तरह हमने वो पहले पढ़ा था जस्टिस कॉर्नेलियस वाला, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे है एक जज राणा भगवान दास। ठीक है, तो ये जो जुडिशियल बेंच था उसको हेड कर रहे थे इरशाद हसन खान साहब। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से आपका जो हिंदू जज कौन था, तो वो है राणा भगवान दास, और दूसरा जो केस अभी गुजरा था उसमें थे हमारे पास जस्टिस कॉर्नेलियस तमीजुद्दीन वाले। ठीक है, ये 2 जजेस थे जो मुस्लिम नहीं थे। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये भी छोटा सा केस है, यहाँ पर हमने डिटेल लिखी हुई है छोटी सी करके, तो अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आप रीड आउट कर सकते हैं। बाकी इसका यही है। 5 मार्क्स के जो आपके पास इन केसेस से रिलेटेड MCQs हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके 1 to 4 जो केसेस है ना, पहले 4 उनमें से बनते हैं। अदरवाइज सब में बाकी जो रह जाते हैं 4, उनमें पूछा जाता है कि जज कौन था। ठीक हो गया। केस नंबर 8 है हमारे पास खान असफन यार वली एंड अदर्स, ये पिटिशनर्स थे वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू कैबिनेट डिवीजन इस्लामाबाद एंड अदर्स, तो ये रिस्पोंडेंट्स थे। इसकी साइटेशन है हमारे पास PLD 2001 सुप्रीम कोर्ट 607। जुडिशियल बेंच इसका भी यही है, इरशाद हसन खान साहब ने इसको हेड किया था,
और ये 4 जजेस पे मुश्तमिल था। ठीक हो गया? ये इसकी डिटेल है। क्रॉस रेफरेंस में अगर आप जाना चाहें तो आप नैब ऑर्डिनेंस पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन और नैब का जो उस वक़्त जो था अंडर सेक्शन 5, ठीक है? अब तो काफ़ी चेंजेज़ आ गई हुई हैं, अमेंडमेंट्स हो गई हुई हैं। तो आपने अगर नैब ऑर्डिनेंस पढ़ना है तो आपके पास मेजर एक्ट आपके ऑफ़िस में ही, सीनियर के ऑफ़िस में ही या लाइब्रेरी में भी मौजूद होगा। आपने वहाँ जाके नैब ऑर्डिनेंस देखने हैं, या तो माइनर एक्ट्स में या मेजर एक्ट्स में। उसके अलावा आप इसको नैब ऑर्डिनेंस को ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। ये सारे इसके सेक्शंस बताए जा रहे हैं। अंडर सेक्शन 2, अंडर सेक्शन 14, अंडर सेक्शन 16, ये सब नैब ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है। ठीक है? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था नोट टू नल एंड वॉइड द नैब ऑर्डिनेंस। सिंपल इसका खान असवंत यार वली वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये है इसका सारा क्रक्स। आगे चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक हमारे केसेस कंप्लीट हो गए हैं आज, जो एमसीक्यू से रिलेटेड थे। ठीक है? मज़ीद इसकी डिटेल के लिए या डीप स्टडी के लिए आपको पीएलजे साइट भी मिल जाएगी, और इसी में ही जो ये रिलेटेड आपके पास, आप कह लें इसकी समरी कह लें, इसका क्रक्स कह लें, या इसके छोटे-छोटे पॉइंट शॉर्ट नोट्स टाइप कह लें, ये आपके पास मौजूद है, आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने आज आपसे शेयर करना था कि आपने कैसे अपना लॉग एट, सी लॉ या लॉल एक्ट जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, या आपके जूनियर्स आ रहे हैं या आपके आगे पीछे कोई सर्कल में लोग हैं, तो उनको आपने कैसे गाइडलाइन देनी है कि आप तैयारी कैसे करें। आप पेपर देंगे, आप सीनियर हो जाएँगे, ठीक है? तो जो आपसे बाद वाले स्टूडेंट्स आएँगे, एस्पिरेंट्स आएँगे, लॉ ग्रेजुएट्स आएँगे, वो डेफ़िनिटली आपसे आगे पूछेंगे कि सर या मैम आपने कैसे तैयारी की थी, ठीक है? तो उसके लिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, बल्कि आपके लिए भी है क्योंकि अभी सी लॉ वालों ने पेपर देना है, लॉ गेट का पेपर हो चुका है। कंटेंट पेज ऑफ बेयर एक्ट ये मैंने आपको क्लासेस स्टार्ट होने पे ही बताया था जब हमने इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी, और साथ हमने सीपीसी पढ़ा था, तो मैंने तभी आपको बताया था कि आपने कंटेंट कैसे यूज़ करना है। बेयर एक्ट खोलेंगे, आपके पास एक कंटेंट आएगा, ठीक है? ये देख लें। कंटेंट पेज खोलेंगे, आर्टिकल्स आ रहे हैं, पेज आ रहा है, प्रिएम्बल आ रहा है, किस पेज नंबर पे है। पार्ट 1 है, उसमें आपके पास कितने आर्टिकल्स हैं, ठीक है? और चैप्टर्स कितने हैं, ये आपका कंटेंट आपको सारा बता रहा है। आपको किसी भी लेंथी क्लास की या किसी भी ऐसी बुक की ज़रूरत नहीं है जिसमें बहुत डिटेल में लिखा हो। आपका बेयर एक्ट आपके पास मौजूद है, चैप्टर नंबर 1 में आपका फंडामेंटल राइट का पोर्शन है। आपने देखना है कि कितने इसमें आर्टिकल्स आ रहे हैं और कौन-सा आर्टिकल आपको क्या कह रहा है। यहाँ से आपके लिए काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। आपके ऊपर बोझ भी नहीं है, बर्डन भी नहीं है, आपको टेंशन भी नहीं होगी कि क्या है। आप जब फ़ारग बैठे मोबाइल पे इसको खोल लें, मोबाइल नहीं यूज़ कर रहे, टैबलेट पे खोलें, टैबलेट नहीं है, लैपटॉप पे खोलें, लैपटॉप नहीं है, कचहरी जा रहे हैं, कंप्यूटर अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, कचहरी चले जाएँ, लाइब्रेरी में बुक्स पड़ी हुई हैं, बुक्स से नहीं पढ़ना, पीडीएफ से पढ़ लें, हर चीज़ अब तो आपके पास अवेलेबल है। ठीक हो गया? इसके बाद मैंने आपको कलर जो स्कीम थी, कलर स्कीम, कलर थ्योरी जो होती है, वो भी मैंने आपको बताई थी एक बार इसी लेक्चर में, लॉ गार्ड के ही लेक्चर में, कि डिफरेंट कलर्स यूज़ किया करें। अगर जैसे आपको किसी पॉइंट में डिफ़िकल्टी हो रही है कि मुझे ये आर्टिकल याद नहीं हो रहा, अब जैसे यहाँ देखिए आपके पास स्क्रीन पे है 19 और 19 ए। अब आपसे पूछा गया क्वेश्चन कि 19 ए किससे रिलेटेड है, या राइट टू इन्फॉर्मेशन किस आर्टिकल में आता है, या 19 में आता है या 19 ए में आता है। अब ये 2 कन्फ्यूजिंग है, ठीक है? इसको आप पिंक से हाइलाइट कर लें, इसको आप ग्रीन से हाइलाइट कर लें। तो जब आपके पास आएगा ना 19 और 19 ए, तो फिर आपका माइंड क्लिक कर जाएगा कि हाँ, एक ग्रीन में था, एक पिंक में था।
तो उससे फिर आपको ये कन्फ्यूज़िंग चीज़ें याद रह जाती है। अब इसी में ही देखें 10 और 10 नहीं, आर्टिकल नंबर 10 और आर्टिकल 10 ए, सेफगार्ड एज़ टू अरेस्ट एंड डिटेंशन और राइट टू फेयर ट्रायल। इसको भी जब आप कलर स्कीम में कर लेंगे, तो आपको कलर स्कीम से याद रह जाएगा। अच्छा, अब अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि जी हमारे पास कलर्स अवेलेबल नहीं होते या मार्केट जाना पड़ता है। देखिए बच्चे तो घर में होते हैं ना, वाटर कलर वो यूज़ कर रहे होते हैं, क्रेयॉन्स यूज़ कर रहे होते हैं, पेंसिल कलर्स यूज़ कर रहे होते हैं। और कुछ नहीं, आपकी सिस्टर्स भी होती हैं, जो वो लिप पेंसिल्स यूज़ कर रहे होते हैं, उनके पास डिफरेंट कलर्स होते हैं, ठीक है? हमारे पास, हम लेडीज़ के पास डिफरेंट कलर्स अवेलेबल होते हैं। कोई आपको कलर नहीं मिल रहा, आप पेंसिल से शेडिंग कर लें। किसी को लाइट शेड में कर लें, किसी के ऊपर क्रॉसेस लाइन्स बना लें, किसी पे चेक लाइन्स बना लें। याद करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, ठीक है? जब आपको चीज़ें कन्फ्यूज़िंग लग रही हों, तो फिर आपने उनको याद कैसे करना है, ये मैं टिप्स आपसे शेयर कर रही हूँ। क्योंकि हम खुद ये चीज़ें इस्तेमाल करके यहाँ तक यूज़ करके हम पास होके इधर तक पहुँचे। तो हमें फ़ायदा देती हैं, इसलिए हम आप लोगों से शेयर करते हैं, ताकि किसी भी किस्म का, हर वो बच्चा जिसने नहीं पढ़ना ना, उसके पास हर तरह का आर्ग्यूमेंट होता है, मैम हमें तो ये नहीं हो रहा, हमें तो वो नहीं हो रहा। तो जब उनसे आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो ना, जैसे मुझे बड़ी आदत है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो मैं इस तरह के पॉइंट्स जब देती हूँ ना, तो वो फिर बच्चे आगे से क्वेश्चन भी करते हैं, मैम आप क्या करती हैं? हर चीज़ का आपके पास हल होता है। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपने पढ़ना है, तो फिर आपके पास हर तरह का सॉल्यूशन होना चाहिए। अब यहाँ पर है आपके पास व्हाट टू रीड। आपने देख लिया 10 में क्या है, 10 ए में क्या है, उसको आपने हाइलाइट कर लेना है। अब ये फुल ऑन एक डिटेल्ड आर्टिकल है, ठीक है? जिसमें आपके पास डिफरेंट क्लॉजेस भी आ रहे हैं, ठीक है? अब ये 10 ए में 3 क्लॉजेस हैं और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, क्यों इस पे लिखा गया है व्हाट टू रीड? इस पे इसलिए लिखा गया है कि सेफगार्ड एज़ टू अरेस्ट एंड डिटेंशन है, तो उसमें या तो सिर्फ़ आपसे ये पूछा जाएगा और आर्टिकल पूछा जाएगा, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि अगर बंदे को अरेस्ट किया जाता है, तो उसको कितने टाइम में आपने मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है, ठीक? इसके अलावा आपके पास ये एक डेफ़िनिशन या एक स्टेटमेंट, इसकी या इसकी स्टेटमेंट दे दी जाएगी और साथ में पूछ लिया जाएगा आर्टिकल क्या है। अब इस पूरे को आप याद करने बैठेंगे ना, तो आपको पूरा साल लग जाएगा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन याद करने में। ठीक हो गया? तो इसको आप कह सकते हैं सिलेक्टिव स्टडी, इसको आप कह सकते हैं टू द पॉइंट स्टडी, कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको चीज़ें याद भी रह जाएँ। ठीक है? और व्हाट टू रीड में यही है कि जब आपके पास एक लेंथी आर्टिकल, सेक्शन, ऑर्डर या कुछ भी ऐसा आ रहा है, तो उसमें से आपने सिर्फ पॉइंट्स हाइलाइट करने हैं। ठीक? जैसे यहाँ पे है अ बिफोर ए मजिस्ट्रेट विदिन ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स। ठीक, इसमें इसके अलावा कोई तीसरी चौथी लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस पे टाइम वेस्ट करने की बजाय जस्ट वो पॉइंट याद करिए जो इम्पोर्टेंट है। ऑलराइट। अच्छा, इसके साथ मैंने दिया हुआ है कि जी चेक करें आर्टिकल को, हाईलाइट करें मेजर पॉइंट को। मेजर पॉइंट क्या था? ये 24 आवर्स। अब ये वन डे भी बन सकता है अगर आप दूसरी लैंग्वेज में चले जाएं, ठीक है? तो वो 24 की जगह 1 डे भी पूछ सकते हैं। तो वहाँ आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि मैम ने तो 24 पढ़ाया था, कॉन्स्टिट्यूशन में तो 24 लिखा हुआ था, यहाँ पे इन्होंने 1 डे पूछ लिया। ठीक? ये थी आज की थोड़ी-सी आपके साथ टिप्स। अच्छा, क्लॉज़ेज़ हैं, अब जैसे ये 3 में आपके पास 2 क्लॉज़ेज़ उन्होंने दिए। नथिंग इन क्लॉज़ेज़ 1 एंड 2 शैल अप्लाई टू एनी पर्सन हू इज़ अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव। अच्छा, इसमें मैंने आपको पहले भी सीपीसी, क्यूएसओ, सीआरपीसी सब में बताया कि जब आपके पास किसी भी सबसेक्शन में, सब आर्टिकल में, रूल में, ऑर्डिनेंस में कुछ भी ऐसा आ जाए कि जहाँ पर उन्होंने क्लॉज़ेज़ को मेंशन किया हो, आपने फ़ौरन से पहली और दूसरी या जो भी मेंशन क्लॉज़ है या जो भी मेंशन्ड आपका सेक्शन है, उसको एक दफ़ा रीड आउट कर लें, ठीक? और उसको रीड आउट करने का तरीका ये है
कि ये जो आपके कंटेंट्स हैं ना, इसके ये देखिए इधर भी खाली जगह है, इधर भी खाली जगह है। यहाँ पर मार्क लगा के कर लें, यहाँ पर ब्रैकेट लगा के कर लें, स्टिकी नोट्स मिलते हैं वो कर लें, पेंसिल यूज़ कर लें, मार्कर यूज़ कर लें, कलर्स यूज़ कर लें, कुछ भी यूज़ कर लें, सिर्फ़ आपने याद करना है लॉग एट के हवाले से। बाकी जब आप अपनी फ़ील्ड सेलेक्ट करेंगे, सिविल हो, क्रिमिनल हो, टैक्स हो, रेंटल हो, कंज़्यूमर कोर्ट्स के रिलेटेड हो या इसके अलावा फेडरल स्टेट कोर्ट से रिलेटेड आपकी फ़ील्ड होगी, तो आपने ये सारी चीज़ें जो है अपने हिसाब से पढ़नी है। किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है, किसी चीज़ को भी आपने ये नहीं कहना कि मैम ने तो ये नहीं कराया था इसलिए हम तो पढ़ेंगे ही नहीं। अगर आपने अपनी फ़ील्ड में स्ट्रॉन्ग होना है, सबसे पहले ये पूछा कोई भी ऑफ़ेंस होता है ना, तो सबसे पहले उसके बारे में पूछा जाता है कि जी क्रिमिनल का अच्छा लॉयर कौन है? सिविल का अच्छा वकील कौन है? फेडरल स्टेट कोर्ट में जब आपके इस तरह के रिलीजियस बेस्ड केसेस लगते हैं, उसमें पूछा जाता है कि ये अच्छा केस कौन करता है? तो जो अच्छे की कैटेगरी में आपने आना है ना, तो फिर आपके पास ईच एंड एवरीथिंग होनी चाहिए, ठीक है? जब आपने क्रॉस भी पढ़े हों, टैली भी किए हों, सब कुछ किया हो, आपके पास फिंगर टिप्स पे आप अगले 15 साल में फिंगर टिप्स पे चीज़ें ले आएँगे, अगर आपने कोई एक फ़ील्ड सेलेक्ट की होगी तो। अगर आप एक साथ फैमिली भी कर रहे हैं, सिविल भी कर रहे हैं, रेंटल भी कर रहे हैं, टैक्स भी कर रहे हैं, जैसे मोस्ट ऑफ दी हमारी ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। ठीक हो गया? छोटे सिटीज़ में होता है, जहाँ पर हाई कोर्ट अवेलेबल नहीं होती। जो हाई कोर्ट के सीनियर्स हैं, वकील हैं, वो एक ही लाइन को लेके चलते हैं, ठीक है? लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, उनमें आप एक लाइन लेकर नहीं चल सकते, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी सीनियर्स अपनी जगह बना के बैठे होते हैं और जो भी लोग आते हैं, उनको पता होता है अगर जैसे मैं जेएलएम से बिलॉन्ग कर रही हूँ, तो जेएलएम में 5 से 6 नाम ऐसे हैं, जो सिर्फ़ क्रिमिनल के लिए जाने जाते हैं। और दूर-दूर से लोग आएँगे, पूछेंगे जी फलाना ये वाला फलाना वकील कहाँ बैठता है? तो उसमें हम जैसे जूनियर जो होते हैं ना, फिर हम लोग फैमिली भी कर रहे होते हैं, रेंटल भी कर रहे होते हैं, हम लोग जो कंज्यूमर कोर्ट्स है उससे रिलेटेड भी केसेस कर रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप लोग हाई लेवल पे जा रहे हैं लाइक हाई कोर्ट में, ठीक? तो फिर वहाँ पर आप अपनी एक ही फील्ड सेलेक्ट करते हैं। और उसी को ही लेके चलते हैं। हाँ, अगर आप अपनी फ़र्म बना लेते हैं बाद में, उस फ़र्म को रजिस्टर कर लेते हैं, तो फिर आप डिफरेंट जो लॉयर्स होते हैं, उनको मिलाकर एक अपनी टीम बना लेते हैं और उसमें फिर आप केसेस डिवाइड कर लेते हैं। जी, इस डेस्क पे चले जाएँ आप, आपको यहाँ क्रिमिनल लॉयर मिल जाएगा, इस डेस्क पे चले जाएँ, आपको सिविल लॉयर मिल जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, जब पेपर आपने अटेम्प्ट करना है, तो आपने क्या करना है, ये मैंने स्टार्टिंग में भी आई थिंक आपसे कहा है कि सबसे पहले अपनी सीएनआई से अपना रेडी रखना है। उसके बाद आपने रोल नंबर स्लिप अपनी रेडी रखनी है। जो भी आप पेन्स, मार्कर्स यूज़ कर रहे हैं, वो अपने रेडी रखने हैं, क्रॉस चेक कर लेने हैं कि आपका पेन चल रहा है, नहीं चल रहा। उसके बाद आप 2 ही कलर यूज़ कर सकते हैं, या ब्लू या ब्लैक। तीसरा कोई भी कलर यूज़ करेंगे, आपका पेपर रिजेक्ट हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। ठीक है? तो कोशिश करें कि मार्कर अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा यूज़ करें जो पेपर को ख़राब ना करे। जब आप बबल्स फिल कर रहे हों, तो एक जो होता है ना कि दायरे में से मार्कर फैल के बाहर निकल जाता है, वो ना हो। जेल पेन यूज़ करें या फिर पॉइंटर्स यूज़ करें, ठीक है? और बॉल पॉइंट भी इसके लिए अच्छा होता है। और इसके अलावा आपके पास जो पिंक बबल शीट होती है। एक तो आपका पेपर होता है ना, जो आपने एग्ज़ामिनर को या जो वहाँ पर इन्विजिलेटर्स होते हैं, उन्हें सबमिट करना होता है। जो पिंक शीट होती है ना, वो आपकी कार्बन पेपर होती है। वो आपने वापस लेकर आनी होती है। जब आप वो वापस लेकर आते हैं, जो भी क्वेश्चन्स पे आपने फिलिंग की होती है, वो उस पे कार्बन पेपर पे छप जाती है। फिर उसी से ही आपने अपना रिज़ल्ट चेक करना होता है जब कीज़ आती हैं। अब आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी, और जो लोग लॉ गेट का पेपर देकर आए हैं, उनसे भी सुना होगा कि जी पेपर की कीज़ आ गई हैं। तो वो कीज़ वही होती हैं जो बबल शीट आपको पिंक कलर की वापस मिली हुई होती है, जो आपने घर लेकर आनी होती है। उसको सँभाल के रखेंगे तो आप काउंट कर पाएँगे, अदरवाइज़ आपको वेट करना पड़ेगा अपने रिज़ल्ट कार्ड के लिए। ठीक है?
सबसे पहले आपने देख लेना है आपका पोर्शन क्या है। जब आप अपनी बुक खोलेंगे ना, बुकलेट जो आपको मिलती है पिंक, येलो, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, तो उसमें आपने अपना कलर चेक कर लेना है कि आपका कलर कौन-सा है और उसमें आपने पोर्शन देख लेना है। क्वेश्चंस वही होते हैं, लेकिन उनकी शफलिंग कर दी जाती है। शफलिंग किस तरह से की जाती है? जैसे अभी हमने ये 1 सेकंड, ये देखें, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा है सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कानूनी शासन, इस सब का पोर्शन बना हुआ होता है, ठीक है? कितने-कितने इनके एमसीक्यूज़ हैं, कहाँ-कहाँ पे आएँगे, वो सब आपको शफ़ल कर देते हैं। अगर आपके पास ब्लू बुक है, तो ब्लू में सबसे पहले सिविल प्रोसीजर कोड होगा, फिर क्रिमिनल होगा, फिर कानूनी शहादत होगा। लेकिन अगर आपके पास ग्रीन बुक है, तो उसमें सबसे पहले आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा, फिर पाकिस्तान पिनल कोड आ जाएगा, फिर एथिक्स आ जाएगा, ठीक? बच्चे जब बाहर निकलते हैं, तो वो एक-दूसरे से पूछते हैं, तो वो कहते हैं, "हमारा तो पेपर डिफरेंट था।" पेपर डिफरेंट नहीं होता, पोर्शन उन्होंने आपका ऐसा बनाया हुआ होता है कि वो उसको शफ़ल कर देते हैं। ठीक हो गया? तो जब वो शफ़ल हो जाता है तो स्टूडेंट समझते हैं कि जी हम सबका पेपर जो था वो डिफरेंट है। पेपर डिफरेंट नहीं है, क्वेश्चन्स वही हैं, लेकिन वो जब आपका पोर्शन होता है वो शफ़ल कर देते हैं क्योंकि बुक्स के रिलेटेड होता है, कलर्स के रिलेटेड होता है, तो उन्हें ये होता है कि जी स्टूडेंट चीटिंग ना करे। लेकिन फिर भी चीटिंग से बचाने के लिए भी उन्होंने इतना कुछ किया पर उसके बावजूद भी लॉ गेट के 15 दिसंबर के जो हमारा पेपर हुआ है, उसमें 50 प्लस यूएमसीज़ बनी। ठीक? आगे चलते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले ये होगा कि आपने पेपर कैसे करना है, उसमें आपने वो पोर्शन देख लेना है। पोर्शन देखने के साथ आपको पता चल जाएगा कि किसकी आपकी अच्छी तैयारी है। क्योंकि जो पहले 2-3 क्वेश्चन्स होंगे ना, उसी में से आप देख लेंगे कि हाँ, आगे क्वेश्चन किस तरह से चल रहे हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ होगी कि इम्पोर्टेंट ये आपने देखना है कि समटाइम ऐसा होता है कि जो अगला क्वेश्चन होता है ना, उसका आंसर ही पिछले क्वेश्चन में होता है। अगर आपने पहला क्वेश्चन किया है, तो सम टाइम जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उसका आंसर पहले क्वेश्चन में होता है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपने ध्यान करनी है, टाइम नोट करना है, वॉच लेकर जानी है, इस चीज़ को तरीके से आपने देखना है। या तो अगर आपके पास बहुत टाइम है और आप टाइम मैनेज कर सकते हैं, तो फिर तो आपने एक पूरी उसको कहते हैं ना कि एक कीन नज़र आप उसको देखें, कीन ऑब्ज़र्व उसको कर लें कि पेपर किस तरह से जा रहा है, तो आपको क्वेश्चंस पता चल जाएँगे। तो उस हिसाब से फिर आप फ़िल करिएगा कि हमारे पास क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं। अच्छा, अवॉइड करना है आपने टाइम स्पेंडिंग कि जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा या जिस पे आपको लगता है कि शायद ये आंसर ठीक होगा या दूसरा आंसर ठीक होगा। उन क्वेश्चन्स को स्किप कर देना है। पहले आपने वो क्वेश्चन्स कर लेने हैं जो आपको अच्छी तरह से आते हैं। जिसमें आपको डाउट हो रहा है, अनसर्टेनिटी है, एम्बिग्यूइटी है, तो उसको आपने उस वक़्त के लिए छोड़ देना है कि उसको मैं लास्ट में करूँगी। ठीक? आइडेंटिफ़ाई कर लें कीवर्ड्स और करेक्ट आंसर देख लें। साथ में आपके पास है इम्प्रूव योर चांसेस ऑफ चूज़िंग द राइट आंसर बाय रूलिंग आउट ऑब्वियसली इनकरेक्ट ऑप्शंस। अब यहाँ पर उनके लिए जो एक तो नन ऑफ दीज़ में या ऑल ऑफ द अबव में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया कलर स्कीमिंग। जब आप कलर स्कीमिंग यूज़ करेंगे, तो वो जो 10 ए, 10, 25, 25 ए इस तरह वाले जो आपके पास आर्टिकल्स, सेक्शंस, रूल्स, ऑर्डर्स आ रहे हैं ना, उनमें आप कन्फ्यूज़ नहीं होने लगे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास टाइम। मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया कि आप अपने पास घड़ी रखें, उसके साथ अपना टाइम मैनेज करें और जब भी आप समझें कि आपका पेपर हो गया, अब ये लास्ट है हमारे पास, जब आपका पेपर हो गया, तो एक बार उसको दोबारा से चेक कर लें। अपना रोल नंबर चेक कर लें, अपनी बुक शीट चेक कर लें, कलर्स चेक कर लें, कार्बन पेपर थोड़ा-सा हटाकर देख लें कि कार्बन पेपर पे आपके जो आंसर्स हैं वो लगे हैं या नहीं लगे। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि कार्बन पेपर जब वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, तो कार्बन पेपर स्किप हो जाता है। तो अक्सर स्टूडेंट्स का ये होता है कि मैम हम तो कार्बन पेपर पे हमारे तो आंसर नज़र ही नहीं आ रहे। तो इसका एक जो बेस्ट तरीका है वो ये है
कि जब आपको पेपर मिले तो कॉर्नर पे पेन के साथ जो है ना अ, उस पे तो वैसे बॉल पॉइंट ज़्यादा बेटर रहता है। बॉल पॉइंट से आप उसके कॉर्नर पे एक लाइन लगा के देख लें, बिल्कुल कॉर्नर पे या अगर आप रोल नंबर लिख रहे हैं या रोल नंबर के बबल्स फिल कर रहे हैं, तो उसी को ही एक दफ़ा हटा के देख लीजिएगा कि उस पे छप रहा है या नहीं छप रहा। अगर आपके कार्बन पेपर पे आंसर्स नहीं छप रहे या रोल नंबर नहीं छपा, तो आपने वो शीट तब्दील करवा लेनी है। पूरी शीट नहीं क्योंकि वो तो नंबरिंग के साथ होती है, लेकिन जो आपका कार्बन पेपर होता है वो चेंज हो सकता है, ठीक है? क्योंकि वो आपने घर वापस लेकर आना होता है। तो ये इसके लिए मैं आपको कहूँगी कि आप इसको चेंज कर लें, चेक कर लें कि उसपे छप रहा है या नहीं छप रहा और लास्ट में अ, पूरा पेपर देख लीजिएगा। सम टाइम बबल फिल करते हुए कोई ना कोई एक ऐसा ऑप्शन रह जाता है, जो हम नहीं फिल कर पाते। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये मैंने फिल किया है या नहीं किया। बाद में जो आपको अफ़सोस होगा, घर आके देखेंगे, ओहो! 75 मैंने लगाया था, 76 तो मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने 77 लगा लिया। तो ये चीज़ें नहीं होंगी, ठीक? तो काम रहें, फ़ोकस्ड रहें और अच्छी-सी तैयारी करें। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। आज का हमारा लास्ट लेक्चर था। आई होप आपने कुछ चीज़ें लर्न की होंगी। आपकी तैयारी भी अच्छी हो रही होगी और मेरी तरफ से आपको बहुत सारा गुड लक। आज हम अपना 8 डे सेशन ख़त्म करते हैं। लास्ट लेक्चर था, तो कोशिश करें कि अच्छे-अच्छे से पढ़ें और अच्छे वकील बन के हमारे सामने आएँ। ठीक है? थैंक यू सो मच। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।